हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी भाई? बिल्कुल, हर बार की तरह खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और यही मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे बच्चों, मैं लाली वर्मा आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे ये कहना भी चाहती हूँ कि आपको बने रहना है हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, जो आप सभी को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आ गई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 का तीसरा चैप्टर। जी हां, हम पहुंच चुके हैं पार्ट 3 पर। 2 पार्ट हम पूरे कर चुके हैं। पार्ट 3 का नाम पता है क्या है? नाम है आंखों देखा गदर। किसने लिखा है? विष्णु भट्ट गॉडसे जी ने। अब आंखों देखा गदर है क्या? क्या देखा होगा? यहां आप देख सकते हैं कि वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दिखाई दे रही हैं। तो वो गदर कौन सा था? संभवतः स्वतंत्रता संग्राम की बात की गई है या और कुछ बात की गई है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हम लेखक परिचय की ओर और उसके बाद हम देखेंगे आंखों देखा गदर। लेखक का जन्म हुआ सन 1828। कहां हुआ? जन्म स्थान है ग्राम वरसई, रायगढ़, महाराष्ट्र। पिता पंडित बालकृष्ण भट्ट। अच्छा जी, विष्णु भट्ट गॉडसे, बालकृष्ण भट्ट जी इनके पिताजी रहे। शिक्षा स्वाध्याय द्वारा परंपरागत रूप में संस्कृत और मराठी। स्वाध्याय समझते हैं आप? सेल्फ स्टडी जिसको कहते हैं। और सेल्फ स्टडी हर एक विद्यार्थी की, हर एक व्यक्ति की सफलता में सबसे पहला चरण होता है। यदि हमने सेल्फ स्टडी की तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। वृत्ति पुरोहिती, कर्मकांड एवं कृषि। पुरोहिती मतलब पूजा अर्चना करना, कर्मकांड पूजा जो गुरु जी करवाते हैं ना वो। कृति एकमात्र माझा प्रवास, मेरा प्रवास मूल मराठी में। कृति आपकी एक ही है, माझा प्रवास जिसका अर्थ होता है मेरा प्रवास, वो भी आपने लिखी है मूल मराठी में, क्योंकि आप महाराष्ट्र के हैं। व्यक्तित्व विद्वान, तेजस्वी, ऊंचे, भव्य और गौर। ये रहे आपके व्यक्तित्व और आपके परिचय के बारे में। अब सुन लीजिए मेरी बात, 100% आ जाइए मेरे साथ, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं आंखों देखा गदर। कब की बात है, कहां की बात है, क्या बताना चाहा है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो आइए, पुनः मैं आपसे कहना चाहती हूं, पूछना चाहती हूं, क्या आपको हिंदी के महीनों के नाम याद है? शुरुआत होती है चैत्र के महीने से, ठीक है? तो यहां पर भी आप देख सकते हैं चैत्र का महीना आन पहुंचा। गर्मी के झोंके लगने लगे, क्योंकि चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ खतरनाक गर्मी फिर बढ़ती जाती है। गर्मी के झोंके लगने लगे। वसंत के आ जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु का राज्य स्थापित हुआ। अब जैसे ही वसंत ऋतु गया, ग्रीष्म ऋतु आ गया, क्योंकि एक ऋतु आए एक ऋतु जाए। यह तो निश्चित हो ही चुका है कि झांसी में लड़ाई होगी। यह पूरी तरह से अब निश्चित हो चुका था कि झांसी में युद्ध होगा, होकर ही रहेगा। इसलिए कुछ सावधान नागरिक अपने औरत, बच्चों और धन दौलत को लेकर ग्वालियर चले गए। अब देखिए, झांसी में युद्ध होने वाला है। युद्ध की भीषणता, युद्ध की भयंकरता से भला कौन परिचित नहीं है? इसलिए जो भी साधारण से लोग थे, जो सामान्य नागरिक थे, वो अपने बीबी, बच्चों और जो भी कुछ आवश्यक सामग्री थी उसको साथ में लेकर ग्वालियर चले गए। चैत बीता, वैशाख आ गया। एक दिन शहर के दक्षिणी ओर मैदान में तंबू दिखाई पड़ने लगे। जैसे ही चैत्र का महीना गुजरा, वैशाख का महीना आया और देखने पर दिखाई दे रहा है कि तंबू नजर आ रहे हैं। इधर उधर आग रोशनी भी दिखाई देती थी। सांझ के समय हम लोग किले के ऊंचे बुर्ज पर से देखने लगे तो शहरों के चारों ओर जगह जगह पर तंबू गाड़कर पलटने उतरी हुई दिखाई दी।
यहां पर यही बताया है कि अब पूरी तैयारी युद्ध की हो गई थी। पूरी तरह से अब युद्ध के लिए सभी तैयार थे। तंबू गड़ गए, रोशनी दिखाई देने लगी, पलटने उतरने लगी, जगह जगह लोग दिखने लगे। कहने का मतलब अब जो युद्ध की जो हलचल थी वो संभवतः सबकी आंखों के सामने थी और दिखाई दे रही थी। चारों तरफ हलचल मच रही थी। युद्ध क्या शांति से होता है? अरे भाई, युद्ध के पहले की जो भीषणता, भयंकरता, या यूं कहें कि उससे पहले कुछ हलचल सा नजर आता है। चढ़ाई हो गई, यह देखकर रात में बाई साहब खुद किले पर और शहर की दीवारों पर घूम घूम कर बंदोबस्त करने लगे। फाटकों के पास सिपाहियों की टुकड़ियां और उनके साथ एक एक बहादुर और भरोसे के सरदार नियुक्त कर दिए गए। अब यहां पर लिखा है बच्चों कि चढ़ाई हो गई है, यह देखकर रात में बाई साहब खुद किले पर और शहर की दीवारों पर घूम घूम कर बंदोबस्त करने लगी। बाई साहब कौन है? बाई साहब किसके लिए है कि बाई साहब खुद बंदोबस्त कर रही हैं कि सब कुछ ठीक है? वो बाई साहब कौन? हाँ, प्रसिद्ध वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। दूसरे दिन सवेरे शहर की दीवार के पास मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेजों के 20-25 सवार दौड़ते हुए आए। किले के पश्चिम की तरफ आकर दीवार की तरफ बढ़ने लगे। वैसे ही हमारी तरफ के दक्ष और होशियार गोलंदाज ने तोप में पलीता रख दिया। 10-5 मरे, बाकी भाग गए। अंग्रेजों ने सोचा कि अच्छा मौका है, अभी कर देते हैं चढ़ाई। लेकिन चूंकि झांसी के लोग सभी तैनात थे, पूरी तरह से सज्ज थे, तो उन्होंने जो तोप थी उसमें गोला भरा और तोप दाग दी। कुछ मरे और कुछ दुम दबाकर भाग गए। इस तरह पहले दिन अंग्रेजी फौज शहर के चारों तरफ मोर्चे बांधने का प्रयत्न करती थी। क्या सोच रहे थे वो कि पहले ही चारों तरफ से इनको ऐसे बांध दिया जाए, पूरी तरह से इनको चंगुल में फंसा लिया जाए। लेकिन हमारे गोलंदाज उनके चिथड़े उड़ाकर रख देते थे। गोलंदाज जानते हैं, जो तोप में गोला भर के और बारूद उड़ाने का कार्य करते हैं। हमारे जो गोलंदाज थे वो बड़े ही पारखी नजर वाले थे। जैसे ही उनको कहीं खतरा नजर आता, तुरंत वहां बारूद उड़ा देते और उन सब के परछक पर खच्चे उड़ जाते। दूसरे दिन भी इसी तरह मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेज पिल पड़े थे, लेकिन मोर्चा ना बंध सका। शहर में जो बड़े बूढ़े लोग थे, उन्हें यह मालूम था कि शहर या किले पर कहां से मोर्चा लागू होता है, लेकिन यह जानकारी भी बहुत थोड़े लोगों को थी। अंदर के षड्यंत्र के कारण कहो या बाहर की अंग्रेजों को इस बात का जानकार मिला, यह कहो तीसरे दिन अंग्रेज मौके समझ गए। पता है क्या हुआ? कुछ समझ में आया कि लोगों को, झांसी के लोगों को पता था कि मोर्चा किस तरफ से बांधा जाना चाहिए, कहां से खतरा कम है, कहां से आसानी से किले में प्रवेश किया जाता है। और वो कहावत तो बेटा आपने अवश्य सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। रावण को देखिए, विभीषण को देखिए, कैसे विभीषण ने श्री राम की शरण लेकर, मानते हैं उसने धर्म का साथ दिया, लेकिन उसने अपने सगे भाई की मृत्यु तो करवाई ना। मृत्यु का कारण तो वही बना। उसी ने बताया कि श्री राम रावण की नाभि में तीर चलाइए, तब जाकर उसकी मृत्यु होगी, अन्यथा कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकता। तभी से घर का भेदी लंका ढाए। और यहां भी क्या, हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सीक्रेट बातें या अपना रहस्य दुश्मनों को या शत्रुओं को बता देते हैं, जिससे शत्रु सेना विजय प्राप्त कर लेती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा झांसी में। अब क्या मिला कि अंदर के षड्यंत्र के कारण कहो या फिर बाहर ही अंग्रेजों को इस बात का जानकार मिला,
यह कहो तीसरे दिन अंग्रेज जो थे मौके समझ गए कि कहां पर से कैसे मोर्चा बांधना चाहिए, कैसे किले की घेराबंदी की जा सकती है, कैसे झांसी के किले को अपने कब्जे में किया जा सकता है। संभवतः अब अंग्रेज समझ रहे थे। फिर रात होने पर उन्होंने सब ठिकाने साधकर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहे। किले के पश्चिमी बाजू पर अंग्रेजों की दक्षिण तरफ की गरनाली तोप चलने लगी। कहने का तात्पर्य कि उस तरफ दक्षिणी तरफ से उन्होंने तोप बरसाना शुरू की, जहां से किले की ओर से कोई मुकाबला या कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उनको उस जगह का पता चल गया कि यहां से घेराबंदी की जा सकती है, यहां से इस तरफ से यदि आक्रमण किया जाए, जैसे हम देखते हैं ना, यदि मैच है, मान लो क्रिकेट मैच चल रहा है और फील्डर्स चारों तरफ जमा है, ठीक है, कहीं है तो जो बैट्समैन रहते हैं वो जानते हैं कि कहां पर बॉल को किया जाए ताकि चौका या छक्का लगे। जहां पर फील्डर्स होंगे वहां पर वो बॉल फेंकेंगे या घुमाएंगे बल्ला तो मतलब आउट भी हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से उनको, अंग्रेजों को ये पता चल चुका था कि कहां पर घेराबंदी की जाए, कैसे करके अंग्रेजी सेना वहां पर घुस सकती है। तो संभवतः उनको ये बात पता चल गई। इधर वायव्य दिशा की ओर भी तोप गोले बरसाने लगी, शहर पर वार चलने लगी। यह देखकर बाई साहब को बड़ा दुख हुआ और निराशा की पहली सीढ़ी से उनका पैर लगा। कहने का तात्पर्य कि जहां से अंग्रेजी सेना गोला बरसा रही थी वहां उन गोलों पर मतलब रोकने वाला कोई नहीं था। यह देखकर बाई साहब को दुख हुआ कि जरूर वो समझ रही थी कि ये जो भेद है कि यहां से गोला बरसाएंगे तो झांसी कुछ नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ झांसी के कुछ लोगों को ही पता है। वो समझ गई थी कि कोई ना कोई अंग्रेजों से जा मिला है, परंतु वह जरा भी न डगमगाई। जगह जगह पर और अधिक बहादुर तैनात किए और स्वयं भी खाने पीने की चिंता छोड़कर किले और शहर की दीवारों पर खपने लगे। उन्होंने खाना पीना छोड़ा, सब कुछ छोड़कर वो भी किले की और शहर की दीवारों पर जाने लगे। शहर पर तोप के गोले शुरू होने से रैयत को बड़ा त्रास हुआ, बड़ी हानि हुई। समझ में आया? जो राज्य था, जो लोग थे वहां का, जो जब सब कुछ रख रखाव था, उसको बहुत जन धन की हानि होने लगी। जनता मतलब जो सैनिक थे उनकी भी मृत्यु हो गई और कुछ धन वो भी नाश हो गया। एकाध गोला रास्ते में पड़ा तो फूटकर 10, 20, 50 को घायल करता और 10, 5 मारे जाते। किसी घर पर पड़ा तो वह तो भस्म ही हो जाता था। उसके धक्के से आसपास के छोटे घर खंडहर होकर गिर पड़ते थे, आग लग जाती थी। परंतु बाई साहब ने शहर में बम्बों का इंतजाम बड़ा अच्छा करके रखा था। आग लगी नहीं कि बम्बे तुरंत बुझाते थे। शहर में धंधा रोजगार बिल्कुल बंद हो गया था। इधर उधर आने जाने से लोग घबराते थे, क्योंकि चारों तरफ मौत का क्या हो रहा था, तांडव हो रहा था। कहां जाएं, कैसे करें, क्या खाएं, क्योंकि धंधा कार्य जो भी सब व्यापार चल रहा था वो पूरी तरह से ठप हो चुका था। कब अंग्रेजी सेना कहां पर तोप चला दे, किस घर पर गोला बारूद गिर जाए वो भस्म हो जाता था। कई लोग मर रहे थे, कई घायल थे। बुरी तरह की जो दुर्दशा थी वो झांसी की होने लगी। इधर बाई साहब ने भी अपनी तरफ से अंग्रेजों की जबरदस्त नाकाबंदी शुरू की। अंग्रेजों की तरफ के बहुत से लोग मारे गए। चौथे दिन दोपहर में अंग्रेजों ने किले के दक्षिणी बुर्ज की तोप बंद कर दी। उस तोप पर कोई गोलंदाज टिक ही ना पाता था। लोगों में बड़ी हौलदिली फैल गई। अब क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने चौथे दिन दक्षिणी बुर्ज की तोप बंद कर दी। जहां से उन्होंने प्रारंभ किया था ना तोप गोले चलाना, अब उनकी वो तोप बंद कर दी उन्होंने, क्योंकि वहां पर जो भी गोलंदाज था टिक ही नहीं पा रहा था।
अब झांसी के लोग बड़ी पारखी दृष्टि से, या यूं कहें कि भाई साहब ने ऐसे गोल अंदाजों को तैनात किया जो उसका मुकाबला बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसलिए अब वहां से वो हटा दिए। लोगों में बड़ी हौल दिली फैल गई। तभी पश्चिमी बुरुज वाले हमारे गोलंदाज ने अपने मोर्चे की तोप दक्षिण की तरफ लगा दी। दूरबीन से बेचूक निशान साधकर तोप में पलीता लगाया गया और तीसरे धमाके में ही अंग्रेजों के उत्तम गोलंदाज को ठंडा कर दिया। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी, जिससे झांसी में एक मतलब आजादी की लहर दौड़ गई। सबको अच्छा लगा सुनकर। ठीक है, इस तरह दक्षिण की तोप फिर चालू करके उसने अंग्रेजों की तोप बंद कर दी। ऐसा गोलंदाज मिला, ऐसा एक वीर सिपाही मिला जिसने अंग्रेजों की जो तंबू थे ना उसमें गोला दाग कर परखच्चे उड़ा दिए। एक बहुत ही अच्छी बड़ी सफलता हासिल हुई झांसी को। रात में शहर और किले पर गोले पड़ते थे। 50-60 शेर का गोला। बेटा शेर यहां पर है किलो। किलो मतलब जिसमें 1000 ग्राम पूरे हों। अभी जो किलो या लीटर होता है ना उसमें 1000 ग्राम पूरे नहीं होते हैं। 50-60 शेर का गोला, 50-60 शेर का गोला जब तोप से उड़ता था तो एक छोटी सी गेंद सा दिखाई देता था। जब तोप से वो गोला उड़ता तो वो गोला जब उड़ता हुआ जाता ना तो दूर पे जाता, ऐसा लगता कि छोटी सी गेंद हो। उतना भारी बारूद से भरा हुआ, जहां भी वो गिरता सब तरफ तहस नहस हो जाता। ये लाल भड़के गोले रात्रि के अंधकार में गेंद की तरह इधर उधर आसमान में उड़ते हुए बड़े विचित्र लगते थे। यहां से दागे जा रहे हैं गोले, वहां अंग्रेजों की तरफ से, यहां गिर रहा है, वहां गिर रहा है, सब तरफ चीत्कार, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। दिन में सूर्य के प्रकाश में अप्रतिभ हो जाते थे। थोड़ा ऐसा लगता था कि भाई ये नहीं है जैसे। ठीक है, आदमी को ऐसा लगता था कि यह गोला मेरे ऊपर ही आकर पड़ेगा, लेकिन वह 700-800 कदम जाकर फूटता था। दिन रात लगातार युद्ध होने से शहर जर्जर हो गया, बिखर गया सब कुछ। अब कितने दिन हुए? दिन रात लगातार युद्ध होने से शहर मानो जर्जर हो गया। 5वें छठे दिन भी इसी तरह युद्ध चलता रहा। कभी पहर डेढ़ पहर तक भाई साहब की जय होकर अंग्रेजों का नाश होता था और उनकी तोपें बंद हो जाती थी। इतनी वीरता, इतना साहस दिखाया वहां के लोगों ने कि मुट्ठी भर सेना ही कहेंगे। अंग्रेज अपनी भारी भरकम सेना के साथ उपस्थित थे, वहीं भाई साहब की सेना और जो लोग थे वो मुट्ठी भर। क्या करेंगे? कब तक उनका सामना करेंगे? तोप के गोले उनके पास बिल्कुल थे, ऐसे थे कि उनके पास हर चीज की भरमार थी। अंग्रेजों के पास हर एक साधन था, लेकिन झांसी में या भाई साहब के पास इतना कुछ नहीं था। फिर कभी अंग्रेजों की जीत होने लगती थी, हमारी पलटन घबराने लगती और तोपें बंद हो जाती थी, क्योंकि जहां से बिल्कुल चली आ रही है धड़ाधड़ बिना रुके, और यहां से सोच समझकर दाव पेच के आधार पर, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित थे, यदि हम उनकी तरह हवा में तोप चला देते तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन बड़ी सोच समझ और योजना के तहत ये युद्ध चल रहा था। ऐसा लगता था कि आखिर क्या होगा इस युद्ध का अंजाम। लेकिन बाई साहब बिल्कुल भी ना घबराती, लोगों को ढांढस बंधाते रहती, सांत्वना देते रहती और खुद आगे आ जाती। एक कुशल नेतृत्व, नेत्री जिसको कहें, एक जो लीडर होता है वो अपने आप को सबसे आगे रखता है। अच्छा हो बुरा हो वो खुद अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेता है। लेकिन आजकल यदि देखें तो जो नेता है, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, वो स्वयं पीछे रहते हैं और भोली भाली जनता को आगे कर देते हैं। 7वें दिन सूर्यास्त के बाद
पश्चिमी मोर्चे की तोप बंद हो गई। कौन सा दिन आ गया? 7वां दिन। ठीक है, 7वें दिन फिर वो बंद हो गया। तो 7वें दिन सूर्यास्त के बाद पश्चिमी मोर्चे की तोप बंद हो गई। वहां कोई ठहर ही ना पाता था और शत्रुओं की तोपों ने हमारा वह मोर्चा भी तोड़ डाला। जहां से देखो क्या होता था, पश्चिमी मोर्चे पर जब अंग्रेजों की सेना तोपें चलाती थी तो हमारी तरफ से भी वहां मोर्चा था, तो वो उसका जवाब देता था। लेकिन अब क्या हुआ कि शत्रुओं की तोपों ने हमारा मोर्चा तोड़ डाला। रात में कुशल कारीगरों को चुपचाप बुर्ज पर चढ़ाया गया। ईंटें और गारा वगैरह नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए मनुष्यों की नसेनी खड़ी कर दी गई। नसेनी समझते हो बेटा? हाँ, मनुष्यों की। अब वहां से क्या किया जाए, ईंटें और गारा कैसे क्या हो, तो अब ईंटों की दीवार बनाने के लिए या दीवार की ऊपरी तरफ चढ़ने के लिए ऐसा मतलब मनुष्यों की नसेनी तैयार की, क्योंकि कोई साधन थे नहीं। अब मनुष्यों की नसेनी मतलब जो सीढ़ी रहती है जिससे हम ऊपर चढ़ते हैं, वो मनुष्य बने, एक के ऊपर एक, इस तरह से पिरामिड बनता है ना, उस तरह से वो चढ़े। यहां हर एक मनुष्य नसेनी की भांति था। कारीगर भी बड़े ही चतुर और अपने काम में निपुण थे। दुश्मनों को आहट भी ना मिली और रातों रात मोर्चा बांधकर तोप चालू कर दी गई। धन्य थे हमारे वीर जवान, धन्य थे हमारे कुशल कारीगर और धन्य थी बाई साहब। दुश्मनों को आहट भी ना मिली और रातों रात मोर्चा बांधकर तोप चालू कर दी गई। उस समय अंग्रेज गाफिल पड़े थे, उनका बड़ा नुकसान हुआ। उनको पता नहीं था कि रात में भी ऐसा कुछ हो सकता है और अब इनका मोर्चा समाप्त होने के बाद ये फिर से जाग सकते हैं। उनको लगा कि हमारी विजय हो गई। तभी तो कहा जाता है कि शत्रु को कभी कमजोर ना समझें, और यदि हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारी विजय होने ही वाली है, तो उस समय तो बिल्कुल भी उस मद में ना खो जाएं, उस नशे में ना डूब जाएं, अन्यथा विजय होते होते पराजय हाथ लगती है। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और हमें लगे कि बस अब हम पहुंच ही गए हैं, तो उस समय व्यक्ति क्या करता है, अपना होश हवास, अपनी बुद्धि और समझदारी उसको थोड़ा सा ढीला छोड़ जाता है। कहते हैं बस अब तो मैं आ ही गया ना। कछुआ और खरगोश को देख लीजिए, कछुए ने धीरे धीरे चाल चली, खरगोश दौड़ दौड़ करके अब तो मैं पहुंच ही गया, अब मैं बस जरा सा आराम कर लेता हूं, उतने में कछुआ विजयी हो जाता है। तो जब कभी हमें लगे कि सफलता बस 2 कदम बाकी है, तो मेरे बच्चों कभी उस समय आप लापरवाही मत बरत देना। जी तोड़ मेहनत करना, जितनी मेहनत कर ली है उससे 10 गुना 100 गुना और मेहनत करना। जब तक मत रुकना जब तक कि सफलता तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हमने पश्चिमी मोर्चा तोड़ दिया है तो अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन बाई साहब ने रातों रात कुशल कारीगरों की सहायता से मोर्चा तैयार किया। जिस समय अंग्रेज ऐसे ही पड़े हुए थे, उन्हें क्या पता था कि रात में ये सब हो जाएगा। तो मनुष्यों की नसेनी खड़ी कर दी गई। कारीगर भी बड़े चतुर और अपने काम में निपुण थे। दुश्मनों को आहट भी नहीं मिली, जरा सी खबर भी नहीं मिली और रातों रात मोर्चा बांधकर तोप चालू कर दी गई। उस समय अंग्रेज गाफिल पड़े थे, बिल्कुल बेपरवाह लापरवाही में थे कि अब हमारा कौन क्या बिगाड़ने वाला है। इसलिए उनका भारी नुकसान हुआ और पहर भर तक उनकी 2 तोपें बंद पड़ी रहीं, पहर भर तक पूरा। तब तक बाई साहब और उनके लोगों ने अपनी कुशलता दिखाई। 8वें दिन बड़ी प्रलय मची और बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। बहादुर लोग जोर जोर से एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे। बंदूकों और तोपों की आवाज के सिवा और कुछ सुनाई ही ना देता था। नरसिंगे, नगाड़े, बिगुल आदि बज रहे थे। धूल और धुआं, बारूद, गोले, बंदूकें और बाजों की आवाज, मनुष्यों की चीत्कार। चीत्कार समझते हो?
जब कुछ तबाही होती है तो हाहाकार सा सुनाई देता है, जहां कुछ समझ में नहीं आता कौन क्या कह रहा है। मनुष्यों की हाहाकार, मनुष्यों की चीत्कार, तो ये सब मिलकर बड़ा ही भयंकर वातावरण उपस्थित कर रहे थे। अंग्रेजी फौजों ने बड़ी तबाही मचाई। परकोटे पर के सिपाही और गोलंदाज एक के बाद दूसरे गिरते थे और उनकी जगह नए लोग खड़े हो जाते थे। भाई साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन वे किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं थी, या फिर किसी भी तरह से अपने आप को कमजोर नहीं समझ रही थी। ये सबसे बड़ी सीख है कि मुश्किल विपत्ति कितनी भी आ जाए, यदि हमने पहले ही हथियार डाल दिए, अर्थात हमने पहले ही अपनी हिम्मत हार ली, तो हम पहले ही मारे जाएंगे। इसलिए अपने जज्बे को, अपने जोश को, अपने साहस को हमेशा बरकरार रखना। सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है बेटा? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति के सहारे व्यक्ति बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकता है, बड़े से बड़ा कार्य संपन्न कर सकता है। ठीक है, चारों तरफ घूम घूम कर सारा प्रबंध कर रही थी। जहां जरा कमजोरी देखी वहीं आदमी बढ़ाए। चारों तरफ चौकन्नी थी, एक पल के लिए भी वो कहीं से भी नजर नहीं हटा रही थी। बिल्कुल बाज की तीखी नजर, या यूं कहें कि पूरी तरह से निपुणता और पूरी तरह से बिल्कुल कुशलता के साथ वो चारों तरफ अपनी पैनी दृष्टि लगाए हुई थी। कहीं भी कुछ भी ऐसा लगता कि कमजोरी है, तुरंत वहां अपनी राय देती। जहां जरा कमजोरी देखी वहीं आदमी बढ़ाए। आदमियों को हिम्मत दी, परंतु उन्हें बड़ी ही चिंता थी कि पेशवा की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही। इस चिंता ने उनको किंकर्तव्यमूढ़ बना दिया। पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। किंकर्तव्यमूढ़ मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। आखिर क्यों पेशवा की मदद अब तक नहीं मिल रही है, आखिर क्यों कोई हमारी सहायता के लिए अब तक नहीं आ रहा है। वो बड़ी कंफ्यूज्ड थी। वो सोच रही थी कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों। इधर कालपी से तात्या टोपे 15,000 फौजें लेकर निकले और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा। क्या बात है। चलिए, तात्या टोपे जी, जिनका नाम हम सब ने सुना है, रातों रात मोर्चा बांधकर उसने तोपों में पलीता लगाया। इधर कप्तान साहब भी अंग्रेजी फौज लेकर उससे लड़ने के लिए आ धमका। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि ओहो, चारों तरफ से घमासान युद्ध ऐसा मचा हुआ है कि कोई भी रुकने को तैयार नहीं। वह लड़ाई का 10वां दिन था। 8 दिन बीत गए, 9वां दिन बीत गए। अब जब तात्या टोपे अपनी सेना के साथ अंग्रेजों का सामना करते हैं, वो कौन सा दिन था? 10वां। क्योंकि हो सकता है प्रश्न में कभी एक एक नंबर के प्रश्नों में ये पूछ लिया जाए कि जब तात्या टोपे झांसी अपनी सेना लेकर आए थे, वो युद्ध का कौन सा दिन था? 10वां दिन था। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करके अंग्रेज और झांसी एक दूसरे के बिल्कुल सामने थे। अंग्रेजों की भारी भरकम सेना झांसी पर एक के बाद एक पूरी तरह से गोला बारूद बरसा रही थी। झांसी में गिने चुने लोग ही थे, लेकिन हम मानते हैं उनकी वीरता और उनकी कुशलता, साथ ही साथ भाई साहब की तीक्ष्ण बुद्धि। उन्होंने बड़ी ही निडरता के साथ, साहस के साथ ये कार्य किया और युद्ध चलता रहा, चलता रहा। ये नहीं कि भाई हथियार दे दियो कि तुम्हें हम हार गए, हमने घुटने टेक लिए। आत्मसमर्पण करने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, झांसी के सब लोग इस लड़ाई पर ही झांसी के भाग्य का निर्णय समझते थे। वे समझ चुके थे कि अंग्रेजों के साथ जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या परिणाम होगा युद्ध का। सबको लग रहा था कि झांसी यदि ये युद्ध हार भी गई तो समझो झांसी का अस्तित्व समाप्त। ऐसा लग रहा था जैसे ये युद्ध ही झांसी के भविष्य का निर्माण करेगा।
सब लोग युद्ध देखने के लिए परकोटी की दीवार पर आकर जमा हो गए। दोनों ही ओर के सिपाही अपनी जान होम कर लड़ रहे थे। होम करना मतलब पूरी तरह से न्यौछावर करना। जब हवन कुंड में हम बैठते हैं आसपास और हवन कुंड में हम आहुति होम करते हैं ना बेटा, वही है कि सभी लोग अपनी जान हथेली पर लेकर अंग्रेजों से बेधड़क युद्ध कर रहे थे। किसी के मन में भय नहीं था, कोई पीछे नहीं हट रहा था। सब अपने अपने हिसाब से पूरी जी जान लगाकर युद्ध लड़ रहे थे। किसी को भी अपना भान नहीं रहा, किसी ने भी खुद के बारे में नहीं सोचा। सबके सामने सिर्फ एक था, वो था झांसी को किसी भी तरह से अंग्रेजों से बचाना होगा। सबकी नजर, सबका जो दृष्टिकोण था वो झांसी की रक्षा के लिए ही था। आमने सामने की लड़ाई थी। प्यादे से प्यादा, सवार से सवार जूझ रहा था। बिगुल, नरसिंहों, बंदूकों, तोपों इत्यादि की आवाज हवा में धुंध सी बनकर छा गई थी। झांसी वाली बाई और उनके सरदार लोग दूरबीन लगाकर देख रहे थे कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि झांसी के जितने भी वीर जवान हैं वो अपना जी जान, अपनी जान हथेली पर लेकर युद्ध लड़े जा रहे हैं। किसी को भी अपनी जान की परवाह नहीं थी। धन्य थे वे लोग, धन्य थी बाई साहब जिनके नेतृत्व में, जिनके कुशल नेतृत्व में झांसी ने इतने दिनों तक युद्ध लड़ा। अंग्रेजों को लगता था कि बस एक बार में हम झांसी को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने जो सोचा था मुंह की खाते गए। अंग्रेज परास्त होते गए, बौखला रहे हैं कि ये मुट्ठी भर सेना कर क्या रही है, क्या कैसे ये कर रहे हैं। वहां धड़ाधड़ अंग्रेजी सेना मारी जा रही है, वहां से 10 गोले बरसाए जाते, यहां से एक गोला वो भी 10 को तहस नहस कर देता। इतनी अच्छी, इतनी उम्दा योजना के साथ सब कुछ हो रहा था। तो झांसी वाली बाई और उनके सरदार लोग दूरबीन लगाकर युद्ध का नजारा देख रहे थे कि कहां क्या किया जाए, कौन से मोर्चे पर किसको खड़ा किया जाए, कहां से कौन सी, हमारे अपने अपनी कमजोरी को देख रहे थे कि कहां हम और अच्छे से पूरी शक्ति के साथ अंग्रेजों से भिड़ सकते हैं। ये सब कुछ चल रहा था, परंतु झांसी के दुर्भाग्य से कहो या तात्या टोपे की अकुशलता से कहो या हिंदी सिपाहियों के नादान और अशूर होने से कहो। अब देखिए, उन्होंने यहां लिखा है कि या तो हम इसे झांसी का दुर्भाग्य समझें, या तात्या टोपे की अकुशलता समझें, या हिंदी सिपाहियों की नादानी समझें, या अशूर मतलब शूर का उल्टा अशूर, या तात्या टोपे की फौज टूटने लगी। जो तात्या टोपे फौज लेकर आए थे वो धीरे 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 टूटने लगी। सिपाही लोग भागने लगे। अंग्रेजी फौजों ने मोर्चों पर से तोपें निकालकर भागने वालों पर निशाना साधा। और आसान था, क्योंकि जो लड़ रहे हैं वो तो निडरता के साथ लड़ ही रहे हैं, जो भाग रहे हैं उनको मारना आसान है। समझ में आया कुछ? कि जब हम किसी मुसीबत से पीछे भागते हैं तो मुसीबत और हमें अपने पंजों में दबोच लेती है, और जब हम मुसीबत का बिल्कुल जी जान से सामना करते हैं तो वो हमसे थर थर कांपती है। इसलिए कभी भी मुसीबत से डरना नहीं तो वो तुम्हें अपने नुकीले पंजों में दबोच लेगी और फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मुसीबत हो या मुश्किल हो, हमें डटकर सामना करना है। अंग्रेजी फौजों ने मोर्चों पर से तोपें निकालकर भागने वालों पर निशाना साधा। रिसाले सवारों ने एकदम हल्ला बोल दिया। यह देखकर स्वयं तात्या टोपे भी 24 अपने और 36 अपने की तोप वहीं छोड़कर निकल लिया। ओ, विजय मिलने से अंग्रेजों की हिम्मत दुगनी चौगनी हो गई। उन्हें लड़ाई का सामान भी मिला। झांसी वालों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुख, भय और निराशा से टूट गए। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ?
ये सब कैसे हुआ? तभी यहां लिखा है कि तात्या टोपे की अकुशलता और उनके सिपाहियों की नादानी, अशूर, तात्या टोपे की फौज टूटने लगी। जब लीडर ही हड़बड़ा जाता है, जब मेन नेता ही डगमगा जाता है, डर जाता है, तो जनता तो और पहले डर जाएगी। ये सब हुआ और अंग्रेजों को 2 गुनी, 4 गुनी, 10 गुनी सफलता मिली। उनके हाथ में एक बहुत अच्छी विजय मिली कि चलो डर गए ये तो। ओ माय गॉड। उन्हें लड़ाई का सामान भी मिला। झांसी वालों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुख, भय और निराशा से टूट गए। रानी साहिबा को या बाई साहिबा को ये कतई अनुमान ना था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा घटित हो जाता है जिसके बारे में हम ना सोचते हैं, ना हमारी कल्पना ही वहां तक जा सकती है। इसलिए हर एक स्थिति के लिए स्वयं को तत्पर रखना होगा। अब क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? भाई साहब ने क्या इंतजाम किए होंगे, आइए देखते हैं। परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण ही होती है। कहते हैं ना कि घायल सिंगनी और अधिक खूंखार हो जाती है। आराम से यदि कोई सुखी है, कोई चैन है, एकदम अच्छी अवस्था में, तो वो उतना खूंखार नहीं है, लेकिन यदि उसको घायल कर दिया जाए तो वो और अधिक खूंखार हो जाती है। सिपाहियों को जब यह विश्वास हो गया कि झांसी अंग्रेजों के हाथ लगेगी और वे हमारे ऊपर जरा भी दया ना करेंगे, इस विचार से उनका हौसला दूना हो गया। भाई साहब ने सब सरदारों को इकट्ठा करके कहा कि आज झांसी लड़ी तो कुछ पेशवा के बल पर नहीं, और आगे भी उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। देखो यहां क्या कह दिया है भाई साहब ने, फिर से देखिए बेटा। तात्या टोपे युद्ध छोड़कर भाग गया, परंतु निराशा की शक्ति कुछ विलक्षण होती है। सिपाहियों को जब यह विश्वास हो गया, जो भी जनता थी, सिपाही थे, और उनको यह भरोसा हो गया कि यदि झांसी अंग्रेजों के हाथ लग गई तो क्या करेंगे वो हमारे ऊपर जरा भी दया नहीं करेंगे। और उनके अंदर दूनी शक्ति आ गई, बदले की भावना आ गई कि हम इसको जीतने तो नहीं देंगे, हम अपनी झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा तो नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जी जान लगा देंगे, लेकिन अंग्रेजों को तो यहां से भगा देंगे। इसलिए इस विचार से उनका हौसला दूना हो गया, 2 गुना हो गया कि हम किसी भी स्थिति में अंग्रेजों के हाथ झांसी नहीं आने देंगे। भाई साहब ने सब सरदारों को इकट्ठा करके कहा कि आज झांसी लड़ी तो कुछ पेशवा के बल पर नहीं, और आगे भी उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि झांसी लड़ेगी तो सिर्फ अपने बाहुबल से, अपनी शक्ति से, हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी मदद खुद करेंगे, हमें किसी पेशवा की जरूरत नहीं। ये रानी साहिबा ने सब में ऐलान कर दिया। ऐसा निश्चय करके सरदार लोग और स्वयं भाई साहब परकोटे की दीवारों पर फिर से मेहनत करने लगे। उसी दिन रात में अंग्रेजी गोलंदाजों ने फिर भयंकर हमला किया। शहर और किले पर लाल लाल गोलों की झड़ी लगा दी। किले के सब लोग रात भर जागते हुए बैठे रहे। धन्य थी रानी साहिबा, धन्य थे वहां के वीर लोग, जो पूरी तरह से दिन रात एक कर, इसको कहते हैं बेटा दिन रात एक कर देना। ये नहीं कि घंटे 2 घंटे हमने कुछ मेहनत कर ली और अरे भैया हमें तो दिन रात चैन नहीं है। रात में सोते हैं हम, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सब करते हैं हम, मनोरंजन भी करते हैं। उसके बाद यदि 2, 4, 10 घंटे हमने काम कर लिया तो हम कहते हैं अरे हम बहुत काम करते हैं। इसको बहुत काम करना नहीं कहते। हम में तो इतनी शक्ति है कि 24 घंटों में यदि 20-22 घंटे भी हम पूरे कंटिन्यूटी के साथ काम करेंगे ना, तब भी हमारी शक्ति खत्म ना हो। लेकिन कब? जब हम ये डिसाइड कर लें, जब हम ये निर्णय कर लें। नहीं तो भाई 24 घंटों में 2 घंटे काम करके ही थक जाते हैं।
तो अब झांसी के जो सैनिक थे वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि हमें अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। बाई साहब ने सबको समझा दिया। अब इस तरह से वो सब रात भर जागते रहे। रात गई और युद्ध का 11वां दिवस आ पहुंचा। बाई साहब तलवार बांधे हुए चारों तरफ सबको हिम्मत बंधा रही थी। तलवार हाथ में थी और सबको हिम्मत कह रही थी कि मेरे झांसी के वासियों, झांसी हमारी है और हम किसी को नहीं देंगे, जी जान लगा देंगे, अपनी जान, अपने आप को आहुति, अपने आप की आहुति दे देंगे, होम कर देंगे, लेकिन इन अंग्रेजों के हाथ में झांसी को नहीं आने देंगे। इस तरह से झांसी की रानी हिम्मत बंधा रही थी सबकी। गोलंदाजों को बख्शीशें दी गईं, जो तोपें बंद हो गई थी वे फिर शुरू हो गईं। अंग्रेजों ने अपनी सारी गरनाली तोपें किले पर ही लगा दी थी। तब तो महलों में हाहाकार मच गया। अंग्रेज, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया है, आप भी कई बार भी पढ़ चुके होंगे कि अंग्रेजों के पास भारी भरकम सेना भी थी और सामान भी था। वहीं झांसी के पास गिनी चुनी सेना, गिना चुना सामान। फिर भी उनके हौसले की उड़ान इतनी ऊंची थी कि अंग्रेज वहां तक देख भी नहीं सकते थे। उस दिन महलों पर ही अंग्रेजी तोपों की शनि दृष्टि थी, परंतु खास महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बादशाही जमाने का चूने से बना हुआ मजबूत महल कुछ यूं ही टूट सकता था। जहां गोला पड़ता वहां उतना बड़ा छेद हो जाता, परंतु उसकी दीवारें ऐसी मजबूत थी कि किले को गिरा नहीं पाई। यूं 2-3 छतों में भंबक हो जाते और गोला नाकाम हो जाता था, परंतु ऐसा नुकसान भी कुछ कम ना हुआ था। जो नुकसान हो रहा था वो इतना कि संभवतः उसकी भरपाई अब ना की जा सके। लेकिन आप सोचिए, बाई साहब की हिम्मत के बारे में सोचिए कि कैसे ये सब देखते हुए भी उनकी हिम्मत जरा भी नहीं डगमगाई। कैसे साहस के साथ तलवार कसकर वो खड़ी रही। महल के हर एक दालान पर गोले पड़ने लगे। तब तो सब लोग घबराकर नीचे की एक कोठरी का निर्भय स्थान समझकर उसमें भरने लगे। उस कोठरी के ऊपर 5 मंजिलें थी। भरते भरते उसमें 64 आदमी जमा हो गए और वह ठसाठस हो गई। मैं भी उस कोठरी में था, दासियां भी थीं। गर्मी और भीड़ तथा प्राणों के भय के कारण शरीर से पसीना छूट रहा था। सांस छोड़ने की भी जगह ना थी। मैं तो बिल्कुल घबरा गया। ऐसा आंखों देखा गदर। अब यहां पर आप देखिए, उन्होंने मैं कहा है कि ऐसा आंखों देखा गदर था कि सच में क्या किया जाए, किसी सांस लेने तक की जगह नहीं थी। ठस गए थे लोग। जान बचाने के लिए जान के दुश्मन बने हुए थे। लेकिन ऐसा मंजर जो शायद कभी किसी ने ना देखा, और ईश्वर किसी को ऐसा मंजर दिखाए ना, लेकिन हौसला और जज्बा, इच्छा शक्ति, साहस, बाहुबल, ये सारी बातें बाई साहब में तो कूट कूट कर भरी हुई थी। पूरी 4 घड़ी उसमें काटी। मृत्यु के भय से बढ़कर दूसरा कोई भय नहीं। सबके ही जीव कसमसा रहे थे, परंतु बाई साहब के गोलंदाजों ने बड़ी दिलेरी और फुर्ती दिखाई। अंग्रेजों की तोपों को खाली कर दिया। ओ वाह! जो अंग्रेज धड़ाधड़ गोले बरसा रहे थे, जो अंग्रेज ये सोच रहे थे कि अब झांसी हमारी हुई, झांसी के किले को धराशायी कर दिया, फिर भी जो तीरंदाज गोलंदाज थे वो पूरी तरह से डटे रहे और जरा भी नहीं कसमसाए। अब वहां जो अंग्रेजी तोपें थीं उनको खाली कर दिया। तब कहीं जाकर महल में गोले पड़ने बंद हुए और सब लोग उस कोठरी से बाहर निकले। इस तरह लगातार 11 दिन तक लड़ाई चली। फिर शाबाश है उस स्त्री को
उस रात को रोज की तरह बाई साहब शहर के और किले पर गश्त लगाकर जब बंदोबस्त कर रही थी, इतने में एक भेदिये ने आकर खबर दी कि 2-2.5 लाख रुपए का गोला बारूद खर्च करके भी अंग्रेज सरकार को जय मिलती दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि इतने 2-2.5 लाख, बेटा उस समय 1857 की बात हम कर रहे हैं, इतने रुपए का गोला बारूद खर्च करके भी अंग्रेज को जय मिलती दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, ऐसे में अब क्या हुआ, उनका गोला बारूद भी अब चुक गया है, खत्म होने लगा है। इसलिए कल पहर भर लड़ाई लड़ने के बाद उनका लश्कर उठ जाएगा। इस खबर से बाई साहब को राहत मिलेगी क्यों नहीं, कि इतना अधिक गोला बारूद होने के बाद उन्होंने सब उड़ा दिया। हाँ, नुकसान तो हुआ, जन धन सबकी हानि तो हुई, लेकिन जो इच्छा शक्ति थी, जो मनोबल था, जो साहस था, जो वीरता थी, वो टूटी नहीं। यह सुनकर बाई साहब को कितना आनंद हुआ होगा, यह तो उनका मन ही जानता होगा। उनके चेहरे पर और भी दमक आ गई, उनकी शक्ति और हिम्मत दुगनी हो गई। उस रात को 2 बजे के लगभग निश्चिंत होकर वह गहरी नींद में सो गई। लेकिन बाई साहब के ग्रह अच्छे नहीं थे। लगभग पौ फटने के समय शहर के दक्षिण बाजू की तोप एकाएक बंद पड़ गई। यह खबर लेकर एक आदमी आया और बाई साहब को जाकर उसने सारा हाल कहा कि अचानक जो दक्षिणी बाजू की तोप वो बंद पड़ गई। बाई साहब जैसे तैसे गहरी नींद में सोई उस दिन कि चलो खबर पक्की है, अच्छी है, लेकिन कहते हैं ना कि वीरों को भला आराम करने कहाँ देती है ये सृष्टि। उसे कहाँ अच्छा लगता है कि वीर भी आम व्यक्तियों की तरह रहे। फिर इसलिए ऐसा कुछ सूचना मिली। सारी हकीकत सुनकर सबके पेट में पानी हो गया और हमारे प्राण भीतर ही भीतर घुटने लगे पूरी तरह से। हर 88 पहर तक बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद अंत में अंग्रेजों ने शहर को सर कर ही लिया। 6ठी मंजिल पर जाकर मैं देखने लगा। उस समय सवेरे का धुंधला प्रकाश पड़ रहा था। देखा हजारों मजदूरों के सिर पर घास के गट्ठर रखाए, उनके पीछे पीछे गोरे सिपाही शहर की दीवार पर चढ़े आ रहे हैं। देखते ही देखते वे ऊपर आ पहुंचे। घास वालों ने दीवार के पास पहुंचते ही अपने सिर के गट्ठर एक पर एक फेंक कर सीढ़ी बना दी और उसके ऊपर से होकर गोरे सिपाही उतरने लगे। क्या करें, क्या हो रहा है, क्या हो गया है, कैसा है ये मंजर, कैसे थे वो दिन, कैसे थे वो लोग जो अपना जी जान सब कुछ होम कर रहे थे। दीवार पर बाई साहब के सिपाहियों में से कुछ तो भाग निकले और कुछ जो शूर थे उन्होंने यथाशक्ति गोरों को रोका। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। परंतु वे बेचारे बहुत थोड़े थे, इसलिए मार डाले गए। 10-12 मिनट के अंदर ही अंदर हजारों गोर शहर की दक्षिण दीवार पर दिखाई देने लगे। पूरे शहर में गोरे ही गोरे नजर आने लगे। ऐसा लगने लगा कि अब क्या होगा। बाई साहब ने जैसे ही हकीकत को समझा, वैसे ही सहस्त्र बिच्छुओं के डंक मारने के समान उन्हें दुख हुआ। चेहरे की आब उतर गई, अक्ल गुम हो गई। सोने के पहले जो खबर सुनी थी वह क्या थी और अब यह खबर, इसका अर्थ क्या है? भय, दुख और आश्चर्य से चित्त ऐसा उद्विग्न हुआ कि क्या करना चाहिए उन्हें सूझता ही ना था। बाहर आकर शून्य दृष्टि से वे दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी। क्या जो खबर उन्हें दी गई थी वो झूठी थी, वो गलत थी? हाँ,
इससे अनुमान तो यही लगा जा रहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। किसी की खबर पर भरोसा ना करना, ये सीख मिली यहां पर। जहां हजारों गोरे सिपाही बढ़े चले आ रहे थे, परंतु बाई साहब हम भट्ट भिक्षुकों की तरह कुछ नादान थोड़े ही थी। बाई साहब साधारण नहीं थी, असाधारण थी। आम लोगों की तरह नादान थोड़ी थी वो। भय और विचार शून्यता का क्षण दूर हुआ। तुरंत ही बाई साहब को शूरत्व का आवेश आ गया। शूर, वीरता। 1500 विलायती अर्थात मुसलमान अरब जो बहुत दिनों से उनके यहां नौकर थे, उन्हें लेकर तलवार खींचकर वे तुरंत ही किले से नीचे उतरी और बड़े दरवाजे से दक्षिण की ओर चल दी। अब देखिए, जो मुसलमान विलायत 1500 विलायती अर्थात मुसलमान अरब जो बहुत दिनों से उनके यहां नौकर थे, उन्हें लेकर तलवार खींचकर वे उतरी और बड़े दरवाजे से दक्षिण की ओर चल दी। गोरे लोग शहर में आ गए थे, उनकी तलवारें भी म्यानों से बाहर निकल आई थी। सबके पीछे से चलते हुए बाई साहब सेना के मध्य से होकर तलवार लिए आगे बढ़ रही थी। हिम्मत ना टूटी, ना उन्होंने टूटने दी। धन्य थी वो वीरांगना। हमें उनसे कुछ तो सीखना है बेटा। मुश्किलें, मुसीबतें, ठोकरें, रास्ते के रोड़े जीवन में आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमें किसी तरह से उनसे घबराना नहीं है। हमें बस अपने जज्बे के साथ, हौसले के साथ, साहस के साथ, वीरता के साथ, शूरत्व के साथ आगे बढ़ना है। ये सिखाया है हमें। गोरे और विलायती लोगों की तलवारों में गांठ पड़ते ही चारों ओर भीषण दृश्य उपस्थित हो गया कि उसकी उपमा केवल महाभारत के युद्ध से ही दी जा सकती है। इतना भीषण, इतना भयंकर युद्ध कि और किसी से तो उसकी उपमा देना भी नहीं, मतलब नहीं दी जा सकती। महाभारत, महाभारत जो कहते हैं, अरे भैया महाभारत छिड़ गया, तो वो ऐसा लग रहा था कि उसकी उपमा, उसकी तुलना केवल महाभारत युद्ध से ही दी जा सकती है। 100 तक गिनती गिनने में देर लगेगी, परंतु जोश में भरे हुए विलायतियों को सैकड़ों गोरे मारने में उतनी भी देर ना लगी। क्या बात है। कहने का तात्पर्य कि जितनी भी जल्दी हम कोशिश कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 100 तक गिनने में देर लग सकती है, लेकिन जो विलायती थे ना, जिनके साथ बाई साहब चल पड़ी थी, उन्होंने उससे भी कम समय में सैकड़ों गोरों को मार गिराया। हाँ, बाकी जो बचे थे वे शहर में इधर उधर भागकर घरों और पेड़ों की आड़ से बंदूक तानने लगे। पीछे से जो गोरे लोग आ रहे थे, उन्होंने भी तलवार चलाकर दूर से ही गोलियां मारनी शुरू कर दी। उस समय बाई साहब के साथ एक 75 वर्ष का वृद्ध और पुराना सरदार था। वह आगे आकर बाई साहब का हाथ रोककर कहने लगा, 75 वर्ष का बुजुर्ग। अब आप ये सोचो कि उम्र के पड़ाव पर आते ही क्या कहते हैं, अरे अब हमारे तो मतलब ज्यादा नहीं, 50 60, बस अब हम 60 के हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं बेटा, हमारे बाजुओं में इतना दम नहीं बचा है, अब आप ही लोग संभालिए। वो 75 वर्ष का व्यक्ति आया और बाई साहब से कहने लगा, महाराज इस समय आगे जाकर गोली का शिकार होना व्यर्थ है। गोरे लोग इमारतों की आड़ लेकर गोलियां चला रहे हैं। सैकड़ों गोरे शहर के अंदर आ गए हैं, इसलिए शहर के सब फाटक उन्होंने खोल दिए। इस समय लड़ने से कुछ हासिल नहीं। आप किले में जाकर दरवाजा बंद करके फिर कोई युक्ति सोचें, हमें समय को फिर से लौटा लाना है। यह कहकर उसने बाई साहब को वापस भेज दिया और हाक मारकर विलायतियों से भी लौटने को कहा। सब लोग किले में पहुंचकर फाटक बंद करके बैठ गए। उस बुजुर्ग जो अनुभवी, कहते हैं ना कि अरे तुम्हें क्या पता, अभी जैसे कुछ भी, जैसे नए कुछ बच्चों की बात मैं कर रही हूं, कुछ नई पीढ़ी ये कहने लगती है कि अब आपको क्या पता, उस जमाने में थोड़ी कोई तकनीकी ज्ञान था, उस जमाने में ये नहीं था, आपको क्या मालूम।
भले ही हमारे बुजुर्गों को तकनीकी ज्ञान ना हो, टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना हो, लेकिन उनका जो अनुभव है वो हमसे कई गुना है। इसलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों की राय सलाह जरूर लेनी भी चाहिए और माननी भी चाहिए। कोई बात सुनना या सिर्फ जानना ही काफी नहीं होता है, उस पर अमल करना भी जरूरी होता है। तो झांसी की रानी जो बाई साहब थी, उन्होंने उन वृद्ध अनुभवी जनों की बात मानी और वे किले में आकर बंद दरवाजे कर लिए और कुछ योजना युक्ति बनाने लगे। इधर चारों ओर के फाटकों से गोरे अंदर आने लगे और विजन करना शुरू किया। 5 बरस से लगाकर 80 बरस तक जो पुरुष दिखा उसे गोली या तलवार से पार उतार दिया। सब पर वार कर रहे थे। शहर के एक भाग में आग भी लगा दी। आग पहले हलवाईपुरे से लगाई गई। उस समय शहर में ऐसा आर्तनाद फैला कि जिसका पार ना था। आर्तनाद मतलब ऐसी चीत्कारें, ऐसी हाहाकार सुनाई दी कि हे प्रभु, वैसा पल, वैसा क्षण कभी ना दिखाए। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब जिंदा जला दिए गए, आग लगा दी गई। वो ऐसा भयंकर दृश्य जिसको देखकर रूह भी कांप जाए। भेड़िए जब भेड़ों के झुंड पर झपटते हैं तब भेड़ों के प्राणों की जो दशा होती है वही इस समय लोगों की थी। भय से आतुर होकर लोग बुद्धिहीन से इधर उधर भाग रहे थे। भागते भागते मैं ही बहुत सी गोलियां खाकर मुर्दे हो गए। भागते भागते में कई गोलियां चली और ऐसी गोलियां चलते चलते कई लोग मुर्दे हो गए। कैसी भयंकरता थी ना बेटा इस युद्ध की। यह युद्ध ऐसा भयंकर था जिसके बारे में संभवतः कह पाना या सुन पाना ऐसा लगता है कि ये भला क्या हुआ। कोई इस गली में लपका, कोई घर के तहखाने को भागा, कोई दाढ़ी मूछे साफ कर स्त्री वेश धारण करके बैठ गया। जिसको जो दिमाग में बात आई बस वही करने लगा कि करें क्या। कोई खेतों में जा छिपा इस तरह अपने प्राण बचाने के लिए जिसे जो जुगत सूची, जिसे जो मतलब जिसके दिमाग में जो भी आया वो वैसा करके अपने प्राणों की रक्षा करने लगा। दूसरी ओर गोरे लोग घरों में घुसकर मनुष्यों की हत्या और सोने चांदी की लूट करने लगे। ऐसे गोरे कि सब कुछ उनसे, क्योंकि अब उनका भी धन खर्च हो रहा था, उन्हें धन की आवश्यकता थी, तो अब वो घरों में घुस घुस कर लोगों को मार रहे थे और उनके जेवर गहने सब कुछ छीन रहे थे। उनके घरों में घुसते ही जो दिखाई दिया उस पर सीधी बंदूक तन जाती थी। यदि उसने चटपट अपना माल असबाब गोरों के हवाले कर दिया तब तो भला, नहीं तो प्राण यमलोक में। इधर बाई साहब किले में आकर बड़ी शोक विह्वल होकर दीवान खाने में बैठ गईं। उस तेजस्वी स्त्री की उस समय की स्थिति और इसके अति मानवीय पराक्रम का यह अत्यंत दुखकारक परिणाम देखकर हम सबके हृदय भर आए कि आखिर अब होगा क्या होगा परिणाम। सब लोग इधर उधर चिंताक्रांत होकर धीरे धीरे यही बातें करने लगे कि अब बाई साहब को क्या करना चाहिए। परंतु बाई साहब के पास कोई भी नहीं जाता था। एक पहर के बाद शहर के हाल चाल लेने के लिए बाई साहब छत पर आईं। उस समय शहर का जो दीन दृश्य उनकी आंखों के सामने आया उसे देखकर उनके आंसू ना रुक सके। वे पूरी तरह से विह्वल हो उठी, वे पूरी तरह से भावुक हो उठी कि अब क्या किया जाए, कैसे क्या किया जाए। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। भाई साहब को यह लगा कि मेरे कारण इन बेचारे निरपराध प्राणियों की जानें जा रही हैं। स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। बाई साहब का हृदय दुख और करुणा से इतना ओतप्रोत था कि उन्हें यह लगने लगा कि मैं महापात की हूं। यह निश्चय उनके मन में कायम हो गया। इसलिए सब लोगों को बुलाकर उन्होंने कहा कि मैं महल में गोला बारूद भरकर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी। लोग रात होते ही किले को छोड़कर चले जाएं और अपने प्राण की रक्षा के लिए उपाय करें। जिस वृद्ध सरकार ने सवेरे बाई साहब को किले लौटाया था
वही इस समय भी आगे बढ़ा और भाई साहब को दीवान खाने ले जाकर कहने लगा। क्या कहा? महाराज आप जरा शांत हो, ईश्वर की शहर पर यह दुख लाए हैं, मनुष्य उसका कोई इलाज नहीं कर सकता, आत्म का हत्या करना बड़ा पाप है। दुख में धैर्य धारण करके गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। ये सिर्फ अनुभव ही बोल सकता है। इसलिए अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का और उनके अनुभवों का सम्मान करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने। जब कभी वो हमें किसी कार्य करने के लिए रोक रहे हैं तो उस कार्य को ना करें। ये ना कहें कि अरे आप नहीं जानते, हमें पता है कि हमें क्या करना है। ऐसा यदि हमने किया तो पछतावा हमारे हाथ में लग सकता है। हमें सिर्फ पछतावा ही हाथ में लगेगा। इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का सोचना है। अब क्या हुआ? दुख में धैर्य धारण करके गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। आप शूर हैं, रात में तैयारी करके शहर के बाहर निकल चला जाए। मौका पड़ने पर शत्रु से 2 हाथ लड़ते हुए घेरा तोड़कर पेशवा से मिला जाए। इस बीच में यदि मृत्यु आ गई तो बहुत अच्छा। यहां आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है। इन शब्दों से बाई साहब को बहुत कुछ धीरज बंधा और वे स्वस्थ हुई। इधर बाई साहब रात के 12 बजे सब तैयारी करके किले के बाहर निकली। मोरोपन, तांबे आदि जितने सगे संबंधी थे वे सब भी हथियार बंद होकर घोड़े पर सवार होकर साथ हो गए। हरेक की कमर में मोहरें बंधी थी। खजाने में जो कुछ अर्थ था, धन था, वह सब एक एक हाथी पर लादा गया और उसे बीच में किया गया। साथ में 200 पुराने और जान पर खेले जाने वाले सरदार भी थे। इसके अलावा सवेरे अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले 1200 विलायती बहादुर भी चल रहे थे। बाई साहब पजामा, स्टॉकिन, बूट वगैरह पुरुष वेश धारण किए हुए थे और हर वे हथियार से पूरी तरह लैस थे। उन्होंने जो 75 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति थे, शूर, वीर और सलाहकार, उनकी बात मानी, तब कहीं जाकर आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने समझाया कि यहां किले में छुपकर आत्महत्या करना पाप होगा। क्यों ना हम आगे बढ़ें। उस दौरान यदि लड़ते लड़ते मृत्यु हुई तो अति उत्तम। ऐसे हम अपने हाथों से अपने प्राण क्यों गंवाएं। क्या बात कही। भाई साहब जिस घोड़े पर सवार थी वह एकदम सफेद था, 2500 रुपए में खरीदा था और राज रत्न के समान ही उसका आदर था। उस घोड़े पर बैठकर पीछे रेशमी दुपट्टे से अपने 12 वर्ष के दत्तक पुत्र को बांधकर और साथ में केवल 1 रुपए की रेजगारी लेकर महारानी निकली। शाबाश है उस स्त्री को, सलाम है उस स्त्री को। जैसे ही बाई साहब शहर से निकली कि अंग्रेजों को खबर मिली, तुरंत हो हल्ला करके सबको सावधान किया और तोप चालू की। बाई साहब के पास बंदूक थी, वे उसे दागती हुई घोड़ा फेंक कर भागी। उस हुल्लड़ में दोनों तरफ से बहुत से कट गए। जो बचे थे वे अंधेरे में रास्ता भटक कर जहां सींग जमाया वहां भागे। चारों ओर सवार ही सवार थे। उसमें अंग्रेजों को यह पता ही नहीं लग गया कि बाई साहब का घोड़ा कौन सा है। बाई साहब ने जो घोड़ा फेंका तो वह पल भर में अंग्रेजी फौजों का घेरा तोड़कर उन्हें बहुत पीछे छोड़ता हुआ आगे निकल गया। इस तरह बाई साहब दुश्मन के घेरे पार करके कालपी के रास्ते पर चल दी। कालपी का रास्ता पकड़कर मंजिल दर मंजिल मारते हुए एक दिन सांझ को एक खेड़े में जाकर बस्ती की। कालपी वहां से लगभग 6 कोस रहा होगा। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे उतरकर भोजन बना खाकर हम लोग सो गए। प्रत्यूष बेला में एकाएक हल्ला सुनकर आंख खुल गई। उठकर देखता हूं तो सैकड़ों सवार रास्ता उधेड़ते हुए चले आ रहे हैं। हम जल्दी जल्दी अपना सामान लपेट लपाट कर यह सोचते हुए कि भगवान अब जान कौन सा संकट आएगा। सिपाही लोगों के साथ ही भागे। थोड़ी देर बाद समझ में आया कि चरखारी में पेशवा की अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई थी, तो उसमें पेशवा की हार हुई। उनके साथ झांसी वाली रानी भी थी। वह फौज लौटकर अब फिर कालपी जा रही थी। तब जरा हम निश्चिंत हुए।
पौ फटते फटते वह कुएं के पास जाकर बैठ गए। हम लोग बैठे ही थे कि 4-5 सवार कुएं की तरफ से होते हुए निकले। उसमें झांसी वाली रानी भी दिखाई दी। सारी पोशाक पठानी थी और शरीर धूल से भर रहा था। मुख किंचित आरक्त, म्लान और उदास था। उन्हें बहुत प्यास लगी थी और घोड़े से उतरकर हमारे पास आकर पूछने लगी, आप लोग कौन हैं? मैंने तुरंत ही आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप ही की प्रजा हैं। बाई साहब हमें पहचान गई। मैं मटके को जैसे ही कुएं में छोड़ रहा था कि बाई साहब बोली, आप विद्वान हैं, अतः मेरे लिए पानी ना खींचे, मैं ही खींच लेती हूं। उनके ये उदारता भरे हुए शब्द सुनकर मुझे बड़ा बुरा लगा, परंतु निरुपाय होकर रस्सी और मटका रख दिया। भाई साहब ने पानी खींचकर उसी मिट्टी के पात्र से अंजलि भर कर पानी पिया। अंजलि जानते हो ना, इसको अंजलि कहते हैं। मैं आध सेर चावल की हकदार, मेरी ऐसी राय मुंड को विधवा धर्म छोड़कर यह सब उद्योग करने की कुछ जरूरत नहीं थी, परंतु धर्म की रक्षा के लिए जब इस कर्म में प्रवृत्त हुई हूं तो इसके लिए ऐश्वर्य, सुख, मान, प्राण सबकी आशा छोड़ बैठी हूं। ना जाने कौन से पाप के फल से ईश्वर हमें यह यश नहीं देते। चरखारी में बड़ी लड़ाई हुई, परंतु जय शत्रुओं को ही मिली। अब वे कालपी की तरफ बढ़े आ रहे थे। जल्द ही वहां भी जंग होगी। जो कुछ लिलार में लिखा होगा सो तो होगा ही। लिलार मतलब भाग्य, कपाल। यह कहकर बाई साहब उठी। हम भी खड़े हो गए। बाई साहब घोड़े पर सवार हुई। तब एकाएक उन्होंने पूछा, कालपी क्यों जा रहे हैं? उनके पूछने पर मैंने कहा, कालपी में बहुत से दक्षिणी हैं, उनसे कुछ दक्षिणा लेकर यमुना पार करके गंगा स्नान के लिए ब्रह्मवर्त क्षेत्र जाना चाहते हैं। इस तरह से राय लेते हुए, समझते हुए आगे आगे धीरे धीरे बढ़े जा रही थी। अच्छा तो तुम कालपी में गोदाम पर आना, यह कहकर बाई साहब ने घोड़ा बढ़ाया। कालपी में 3 दिन लड़ाई चली। पेशवा की फौजें लड़ाई के लिए बेकार हो चुकी थीं। दिल्ली, लखनऊ, झांसी वगैरह में अंग्रेजों की जय होने से गदर वाले बहुत कुछ निराश हो चुके थे। अब क्या किया जाए? इसलिए बहुत से पुराने तजुर्बेकार पलटनी लोग अपने प्राणों के भय से पलटने छोड़कर चले गए। अंग्रेज सरकार ने उनके नाम पहले से ही जगह जगह जाहिरनामे लगा रखे थे, इसलिए भेष बदलकर वे लोग दूसरे दूसरे काम धंधे करने लगे। वेश बदलना, कभी स्त्रियों का वेश धारण करना, कभी पोशाक धारण कर लेना, कभी दाढ़ी माड़ी बनाकर, इस तरह से मतलब जिसको जो समझ में आ रहा था वो करते जा रहा था। इसलिए भेष बदलकर वे लोग दूसरे काम धंधे करने लगे। जो नए लोग रखे गए थे वे बिल्कुल नौसीखिए थे। नौसीखिए मतलब नए नए सीखने वाले। उन्हें ढंग की कवायद भी ना आती, इसलिए टिकाऊ नहीं थे। इतना ही नहीं, गदर में अच्छे और दमदार लोग जब मिलने को राजी नहीं हुए तो नए सिपाहियों, चोरों, लुच्चों और लुटेरों की भर्ती होने लगी। उनका लक्ष्य लड़ाई ना होकर लूट अधिक थी। तीसरे दिन जब उन सिपाहियों को लगा कि जीत अंग्रेजों की ही होगी और पेशवा टूटेंगे, तो वे लोग सैकड़ों की तादाद में लड़ाई का मैदान छोड़कर शहर में आ घुसे और दंगा, लूट, अनीति मचाई। चीनी की तो सड़क पर बिछाए बिछ गई। अनाथ स्त्रियों की बड़ी ही दुर्दशा की गई। ये लोग लूटपाट कर ही रहे थे कि इतने में अंग्रेज लोग सारे मोर्चे जीतकर शहर में आ गए। उन्हें देखते ही ये डाकू काले सिपाही जहां सींग जमाया उधर ही भाग निकले। सैकड़ों की हत्या हुई। तात्या टोपे, झांसी वाली बाई और राव साहब तो अपना रंग फीका देखकर पहले ही जंगलों में निकल गए। ग्वालियर में शिंदे सरकार के आश्रय में जो लड़वैये लोग थे वे तात्या टोपे के साथ चले गए। कालपी में पेशवा की हार होने पर वे सब पलटने ग्वालियर की ओर पलट पड़ी। मुरार में शिंदे सरकार की फौजी छावनी थी। उन्होंने वहां जाकर मोर्चा बांधा और शिंदे को कहलवाया कि या तो खर्चे के लिए हमें 4 लाख रुपए दो, नहीं तो मैदान में आओ। उस पर दिनकर राव, रजवाड़े, दीवान ने जवाब दिया कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। जयासी महाराज शिंदे, उनके दीवान आदि सब फौजें लेकर मुरार नदी के पास पहुंचे। शिंदे की तरफ के बहुत पलटनियों ने यह कहा कि हम लड़ाई का ठाठ तो बांध देंगे, लेकिन पेशवा पर गोली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे आपके और हमारे दोनों के मालिक हैं। इतने में ही गदर वाली फौज की तरफ से तोप में पलीता दे दिया गया और मारू बाजे बजने लगे।
शिंदे और दीवान ने अपनी ओर से गोल अंदाजों को बहुत बहुत कहा, मगर उन्होंने जवाब दे दिया कि हम नमक हरामी नहीं करेंगे। हमने जिसका नमक खाया है उसकी ओर से ही हम अपने प्राण भी गवा देंगे, लेकिन उनके साथ नमक हरामी नहीं करेंगे। शिंदे राजा और दीवान दोनों ही घोड़ों से उतर पड़े और अपने हाथों तोप में बत्ती लगाई, परंतु तोपों के अंदर तो बाजरे की थैलियां भरी हुई थी। तब तो शिंदे राजा और दीवान रजवाड़े हक्का बक्का हो गए और तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर आगरा का रास्ता पकड़ लिया। इधर लड़ाई की चुटपुट हो चुकी थी। 200 आदमी मारे काटे गए। इतने में शिंदे और उनके जो दीवान थे वो भाग जाने की खबर चारों ओर फैल गई। शिंदे के सिपाही यह सुनते ही इधर उधर भाग खड़े हुए। लड़ाई बंद हो गई। श्रीमंत पेशवा की ओर से शहनाई बजने लगी। उन्होंने लश्कर की ओर कूच किया। शिंदे सरकार ने फूलबाग नामक एक बड़ा ही रमणीय बाग लगवाया। श्रीमंत वहां एक रात बंगले में ठहरे। गदर वालों ने सारा बगीचा उजाड़ डाला। हाथी, ऊंट वगैरह इधर उधर छोड़ दिए। सो पेड़ फूलों की दुर्दशा हो गई। बंगले के अंदर लगे हुए शीशे फोड़ डाले गए। शहर में सराफा और दुकानें फटाफट बंद हो गईं, क्योंकि वहां जो भी अर्थ की काम है या धन संपत्ति थी उसको सुरक्षित रखने के लिए सड़कों पर भूत लौटने लगे। कहने का तात्पर्य यही है कि चारों तरफ जैसे भयंकरता छा गई, भयावह छा गया। फिर श्रीमंत ने डोंडी पिटवा कर सब दुकानें खुलवाई और रीति मत फिर से व्यवहार शुरू हुआ। डोंडी पिटवा कर ऐलान मतलब, ठीक है। शहर के राजमहलों में पहले किसे भेजा जाए? श्रीमंत राव साहब इसका विचार कर ही रहे थे, तभी झांसी वाली रानी ने स्वयं वहां जाने की आज्ञा मांगी। राव साहब ने कहा कि शत्रु का शहर है, महलों में बड़े धोखे होंगे, बंदोबस्त करके जाना। तब भाई साहब 200 सवारों को लेकर बड़े गंभीर भाव से शहर में आई। सवारी सराफे और प्रमुख बाजारों से चली जा रही थी। भाई साहब के सम्मान में सिपाही आगे बंदूकों से हवा में फायर करते चलते थे। इस तरह सवारी महलों में पहुंची। महल के पीछे वाले हिस्से के लोग अभी नहीं गए थे, कारण कि वे सब बाई साहब शिंदे के कारकुन थे। उन्होंने जाकर कहा कि इधर बाई साहब रहती हैं, अपने लोगों को इधर आने से रोक दीजिए। झांसी वाली रानी ने तुरंत ही अपने लोगों को ताकीद कर दी कि यहाँ जहां बाई साहब के ताले पड़े हों उधर तुम लोगों को जाने का कोई काम नहीं। बाई साहब 4-5 दिन पहले महल छोड़कर परेड की तरफ चली गई थी। झांसी वाली रानी ने महल में जाकर पहले तो वहां की सब चीजें अपने ताबे में ली और फिर राव साहब और तात्या टोपे को खबर भेजी कि यहाँ सब ठीक है, आप चले आइए। अब बेटा पहले मतलब यही है कि कोई सूचना के लिए किसी घुड़सवार को भेजना पड़ता था। ऐसा तो है नहीं कि फोन कर दिया और सब कुछ स्थिति तुरंत पता चल जाए, तो ये सब किया जाता था। तब राव साहब की सवारी बड़े ठाट बाट के साथ शहर के बड़े बड़े बाजारों से होकर धीरे धीरे आगे चलती हुई महलों में आ गई। शिंदे सरकार के मुनीमों और कारकुनों ने उनकी भेंट की। राव साहब ने कहा कि हम यहाँ ब्रह्म भोज कराना चाहते हैं, इसलिए कल से मुक्त द्वार भोजन का प्रबंध किया जाए। बेसन के लड्डू और पकवानों के साथ 1-1 रुपया दक्षिणा बांटी जाए। तब तक हम यहाँ रहेंगे, तब तक रोज यह कायदा चलेगा। मुनीमों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज के हुक्म के अनुसार सब सरंजाम हो जाएगा। इस तरह बड़ी राजी खुशी से श्रीमंत राव साहब ने वहां 18 दिन बिताए। रोज मुक्त द्वार होता। शहर का प्रबंध बहुत अच्छा कर रखा था। मुरार में एक पलटन तैनात थी, लेकिन 18वें दिन 11-12 बजे के लगभग अचानक क्या हुआ, बड़ी खलबली मच गई। खबर पड़ी कि आगरे से अंग्रेजी फौज ने आकर मुरार पर हल्ला बोल दिया, आक्रमण कर दिया। उसी दम झांसी वाली बाई, तात्या टोपे और राव साहब घोड़े पर सवार होकर एक फौज के साथ मुरार की ओर दौड़ आए। मुरार में घमासान युद्ध छिड़ गया। झांसी वाली के गोली लगी, पर वह मानी नहीं। दूसरा तलवार का करारा हाथ उनकी जांघ पर पड़ा। उस समय वे घोड़े से गिरने लगी। तात्या टोपे ने चट से उन्हें संभाल कर घोड़ा आगे बढ़ा दिया। भाई साहब की मृतदेह को एक जगह रखकर लोगों ने उनका दहन किया। अंग्रेजों की जीत रही। गदर वाले इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार रणांगण में उस मशहूर देवी स्वरूपणी स्त्री से ने मृत्यु पाकर स्वर्ग को जीता। परंतु गदर वालों की सदा उत्साह और शूरता से चमकने वाली प्रत्यक्ष
वीर श्री निस्तेज हो गई। वो शूरवीर वीरांगना झांसी वाली बाई अब स्वर्ग सिधार गए। तो मेरे बच्चों, आंखों देखा गदर यही है जो अभी हमने देखा, जिसको पढ़ते पढ़ते मन उद्विग्न हुआ, कभी विचलित हुआ, कभी ऐसा लगा कि क्या कैसा, मतलब हम वो अनुभव तो नहीं कर सकते लेकिन अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि कितनी भयंकरता का सामना किया, फिर भी हार नहीं मानी। तो हमारे सामने तो ऐसी कुछ भयंकरता है ही नहीं। छोटी छोटी मुश्किलों को हम बाधा समझ लेते हैं, कभी नहीं समझना है। बिल्कुल अपने रास्ते पर आगे बढ़िए, मंजिल को प्राप्त कीजिए। बाकी शिक्षा के लिए मैग्नेट प्रिंस है, जो आप सबको 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तभी तो आप देख सकते हैं 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इतना अच्छा रहा। इस परिणाम के लिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।